अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चले जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है लम्स जुनून और इसको लिखा है ज़ोया रिशान ने। चलें जी देखते हैं आगे नॉवल में क्या होता है। हर नए आने वाले को रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर शोर आ रहा हो तो उसके लिए बहुत माजरत है, क्योंकि यहाँ पे शाम का टाइम है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम पे। तो अगर शोर आए तो उसके लिए माजरत। चलें जी आगे शुरुआत करते हैं नॉवल की। मेरा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने लाइट लाइट सूट पहन रखा था। सिल्क की एक प्लेन लूज फ्रॉक को उसने नाइट सूट का नाम दे रखा था। वो ज्यादातर सोते हुए इसी तरह की कैजुअल सी सिल्क के फ्रॉक पहना करती थी। आज भी वो ब्लैक कलर की लूज सिल्क की फ्रॉक पहने हुए गहरी नींद में सो रही थी। खुले बाल उसके आधे चेहरे को ढांपे हुए थे। उसका खूबसूरत चेहरा बालों में छुपा हुआ ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे चमकता हुआ चांद काले बादलों में छुपा हो। सर्दी की रातें थी तो मीरा को सर्दी तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही लगती थी, इसलिए वो अपने बिस्तर में दबक कर सोई हुई थी। आम रूटीन में तो मिरहा अपना मुंह कंबल के अंदर घुसा कर ही सोती थी, लेकिन जब गहरी नींद में हो जाती तो मिरहा को अक्सर अपने कंबल का कोई अता पता नहीं रहता था। अक्सर मिरहा की अम्मी ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मिरहा के रूम का चक्कर ज़रूर लगाया करती थी, क्योंकि मिरहा बीबी को सोते हुए कंबल लेने का होश नहीं रहता था, तो अक्सर वो इसी तरह से ठंड लगवा लिया करती थी। सोते हुए कंबल फर्श पर गिर जाता और मेरा बीबी सारी रात गहरी नींद में बिस्तर पर वैसे ही पड़ी रहती थी, और सुबह उठकर मैडम का नाक और गला सर्दी से बंद हो जाता था। इसलिए मीरा की हमेशा की नमाज के बाद अपनी तसल्ली के लिए एक बार ज़रूर आकर मीरा का रूम का चक्कर लगाकर उसका कंबल अच्छी तरह से सेट करके जाया करती थी। और अगर मेरा बीबी जाग रही होती तो फिर उसकी अम्मी से ताकीद करके जाती कि मेरा सोते हुए अपने कंबल का ख्याल रखना, सर्दी मत लगवा लेना। जिसका मिरहा हमेशा यही जवाब देती कि अम्मी जान, मैं तो अपने कंबल का ख्याल रखती हूँ, पता नहीं कैसे गिर जाता है। और मिरहा की अम्मी अक्सर हंसते हुए कहा करती थी कि मिरहा, मुझे लगता है तुम्हारे कंबल को पाँव लगे हुए हैं, जिनसे चलकर कंबल फर्श पर आ जाता है। आज मिरहा का कोई टेस्ट नहीं था, तो इसलिए मिरहा टाइम से ही ईशा की नमाज अदा करने के बाद अपने कंबल में घुसकर सो चुकी थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी नींद में खलल डालने वाला है। शामिर पिछले 10 मिनट से मिरहा के पास बेड पर बैठा हुआ उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर बच्चों से मासूमियत और पाकीदगी थी। मिरहा के चेहरे पर इतनी मासूमियत और पाकीदगी की वजह उसका भाई रुमान शाह था, जिसने उस हादसे के बाद अपनी बहन को हर बुरी नज़र से बचा कर रखा था। वो अपनी बहन के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। हर जगह साया बनकर वो मिरहा के साथ रहता था। मिरहा को हर जगह जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मिरहा दुनियादारी से बहुत दूर और बहुत मासूम थी, और उसकी यही मासूमियत शामिर के दिल में घर कर गई थी। शामिर मिरहा के पास लेटने वाले अंदाज से बैठा हुआ था। वो बेड पे दोनों पाँव लटकाए अपनी कोहनी के सहारे बैठा हुआ बहुत ही गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। वो मिरहा बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था कि मिरहा ने गहरी नींद में ही करवट उसकी तरफ लेते हुए अपना हाथ उसकी कमर में डालकर अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया था। मिरहा गहरी नींद में थी, इसलिए उसे तो कुछ नहीं पता था, मगर शाह मीर का दिल 100 की स्पीड से पकड़ा जा चुका था। एसीपी शामिर, जिसके डर से दुश्मनों के दिल 100 की स्पीड से धड़कते थे, इस वक्त बेचारा खुद किसी मुजरम की तरह अपनी सांसें रोके हुए लेटा था। बीवी इतनी जालिम मत बनो अपने शोहर बेचा अपना बीवी इतनी जालिम जुल्म मत करो अपने बेचारे शोहर पर। मैं बस तुम्हें पास से देखने और अपनी मलकियत को महसूस करने के लिए आया था, मगर तुम इतना करीब आकर मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। एसीपी को तुम्हारा मासूम हुस्न बहका रहा है। शामिर ने मिरहा के कान में सरगोशी की थी, जिससे मिरहा की आंख नींद से खुल गई थी, और शामिर को खुद के इतने नज़दीक देखकर वो घबरा कर उठने लगी थी कि शामिर अपना हाथ उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ उसे उठने से रोक गया था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो फटी फटी आंखों से शामिर को खुद के इतने करीब देखकर सिमटी हुई अटक अटक कर सिर्फ इतना ही बोल पाई, आया तो आपसे मिलने था, आपको देखने का बहुत दिल कर रहा था, मगर एसीपी के जान, मुझे तो तुम्हारे इरादे इससे कहीं ज़्यादा भी लग रहे हैं। शामिर ने आंख मारते हुए मिरहा की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया था। प्लीज़ जाएं यहाँ से, अगर भाई ने देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगे, और बचेंगे आप भी नहीं भाई के हाथ से। मिरहा अपने भाई से डरती हुई खुद तो डर रही थी, साथ में एसीपी शामिर को भी धमकी देकर डरा रही थी। पहली बात तो रात के इस पैर तुम्हारा भाई गधे घोड़े बेचकर सो रहा होगा, और दूसरी बात, मैं सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखते हुए तुम्हारे कमरे तक पहुंचा हूँ, इसलिए तुम परेशान नहीं हो। एक पुलिस वाला हूँ, मुझे घात लगाना बहुत अच्छी तरह से आता है। और तीसरी बात,
मैं तुम्हारे भाई से डरता नहीं हूँ, अगर देख लेगा तो देख ले, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, कानूनी और इस्लामी तौर पर तुम मेरी बीवी हो, तो तुमसे मिलने की पूरी अथॉरिटी है मेरे पास। इसलिए अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे भाई का नाम नहीं आना चाहिए। हर वक्त हमारे दरमियान अपने भाई को घुसाना ज़रूरी नहीं है। वो मीरा के होठों पर उंगली रखते हुए फुल स्टॉप लगा चुका था। मीरा शामिर को अपने इतने नज़दीक पाकर अपने दिल की धड़कनों को काबू नहीं कर पा रही थी। शामिर के जिस्म से उड़ती हुई मर्दाना परफ्यूम की महक मीरा को एक अनजाने से एहसास से दो चार करा रही थी। प्लीज़ चले जाएं, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है, मगर कहा है ना कि अपने भाई का नाम इस वक्त मेरे सामने नहीं लेना। शामिर ने मीरा की बात को काटते हुए कहा था, मैं अब उस भाई की बात नहीं कर रही, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वो बच्चों की तरह कांपते होठों के साथ आंसू बहाना शुरू हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? मैं कुछ जिन हूँ? शामिर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी गाल पर रखकर अपना चेहरा उसके बहुत करीब करके कहा था। शामिर का चेहरा अपने इतने नज़दीक आते हुए देखकर मीरा ने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली थी। शामिर के अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे। माय ब्यूटीफुल वाइफ, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखे। तुम्हारा शोर इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारा दीदार करने के लिए आया है। मत कर इतना गरूर, सूरत पे है हसीना, तेरी सूरत पे नहीं, हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। शामिर इस सॉन्ग को हल्के से गुनगुनाया तो मेरा हल्का सा मुस्कुराई थी। शामिर, हंस क्यों रही हो? मेरा कुछ नहीं, वो शर्माते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ करने लगी थी। शामिर, पहले बताओ कि क्यों हंस रही थी? शामिर ने अपना हाथ मेरा के गले पर रखकर उसके मुंह का रुख अपनी तरफ किया था। मेरा आप सॉन्ग गुनगुनाए थे ना, इसलिए। शामिर, क्यों, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है? मेरा, अच्छी है। शामिर, तो फिर क्यों हंसी थी? पुलिस वाला गाना गा रहा था इसलिए मुझे हंसी आ गई। शामिर, क्यों, पुलिस वाला गाना नहीं गा सकता? मेरा, मुझे क्या पता, मैं कौन सा कभी पुलिस वालों से मिली हूँ, मगर मैंने मूवीज़ में देखा है कि पुलिस वाले बहुत अकड़ू और सड़ू होते हैं। वो हंसते हुए बोल रही थी। शामिर, अब तो मूवीज़ में नकली पुलिस वालों को देखना छोड़कर अपने असली पुलिस वाले के बारे में राय कायम करो कि तुम्हारा असली पुलिस वाला कैसा है। वो मीरा की बातों से शौक होता हुआ पूछ रहा था। मेरा, मुझे नहीं पता, आप जाएं यहाँ से। मेरा शामिर की नज़रों और उसकी कुर्बत से घबराकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसको पीछे कर रही थी। ये सोचे बिना कि उसकी नन्ही सी जान एक हट्टे कट्टे पुलिस वाले को पीछे नहीं धकेल सकती। मेरा, पीछे हटें, कितने बड़े सांड हैं आप। मेरा के पूरे जोर से धकेलने पर भी शामिर अपनी जगह से हाफ इंच भी पीछे नहीं हुआ तो मेरा को गुस्सा आ गया था। शामिर, वो खिलखिलाकर कहका लगाकर हंसा था। एसीपी की जान इस सांड की, तो अब आपकी नाजुक सी जान ने पूरी जिंदगी झेलना है। मेरी जान, तुम तो अभी से घबरा गई हो। मेरा, मैं क्यों झेलूंगी आपको? शामिर, तुम मेरी बीवी हो इसलिए। मेरा, मैं आपकी कोई बीवी नहीं हूँ, वो अपने मुंह के जाविये को बिगाड़ती भी बोली थी। शामिर, मेरा, आप दोबारा ये मत बोलना कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, वरना। मेरा, वरना क्या? क्या करेंगे आप? मेरा शामिर की बात को बीच में ही काटते हुए बोली थी। इस कमरे में वो अपने हाथ पांव मार रही थी। शामिर ने उसके चेहरे पर झुककर इसके नाजुक से होंठों को अपनी कैद में ले लिया था। वो मिरा के लबों को अपने लबों की कैद में लिए हुए उसकी सांसें रोके हुए था। मेरा इस अचानक हुई आफात पर एक तो बहुत घबरा गई थी और दूसरा उसे सांस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो हाथ पांव मार रही थी। मगर एसीपी साहब अपनी बीवी के साथ पहली किस को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो अपने मन की प्यास बुझाकर ही पीछे हटे थे। मेरा, ये क्या बदतमीजी थी? मेरा अपनी उखड़ी हुई सांसों से तेज हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की बेकार कोशिश करते हुए बोली थी। शामिर, मेरी जान, इसको किस कहते हैं? बदतमीजी नहीं लगता है तुमने, बदतमीजी नहीं लगता है तुमने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की है। कोई बात नहीं, जब रुखसत होकर तो मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बदतमीजी और किस में फ़र्क समझाऊंगा। वो शरारती अंदाज से हंस रहा था। मेरा, आप बहुत गंदे हैं। शामिर, किस करना कोई गंदी बात है? बेवकूफ़ लड़की, बीवी हो तो मेरी, और किस करने की अथॉरिटी है मेरे पास। मेरा, मेरी सांस बंद हो रही थी, वो बच्चों की तरह होंठ निकाल कर रो रही थी। शामिर, हाय मेरा बच्चा, मेरी इतनी सी चीज़ से आपकी सांस बंद होने लगी है तो रुखसती के बाद जब मैं अपने सारे हक वसूल करूंगा फिर तो तुम्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाएगा। वो मेरा की हालत और उखड़े हुए सांस को देखकर हंस रहा था। हंसे नहीं और जाएं यहाँ से, अम्मी रात में एक दो बार मेरे रूम में ज़रूर आती हैं, अगर इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। अब तुमने अम्मी की डांट का कहा है तो अब तो मुझे डरना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी अम्मी है। ठीक है, जा रहा हूँ, मगर जल्दी जल्दी अपनी
पढ़ाई ख़त्म करो, मुझसे अपनी इस खूबसूरत बीवी से दूर नहीं रहा जाता। मुझे तुम बहुत जल्द मेरे इतने ही करीब चाहिए हो। वो मेरा की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने करीब करते हुए एक बार फिर से उसकी दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गया था, और जाते हुए नीचे झुककर एक बार फिर उसके लबों पर अपने लब रखकर जोर की किस लेते हुए आंख मारता हुआ पीछे हटा तो मीरा ने गुस्से से तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका था, जिसको एसीपी साहब ने बड़ी महारत से कैच करके हंसते हुए मीरा की तरफ फेंका था। आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ, वो आहिस्ता से कहते हुए जाता जाता दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर मीरा को फ्लाइंग किस देकर आंख मारते हुए खिड़की से बंदरों की तरह उतरता हुआ नीचे चला गया था। पुलिस वाला था तो उसके लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं था। मीरा बेड से नीचे उतरकर खिड़की के पास आई, खिड़की से नीचे झांक कर देखने लगी थी कि वो चला गया है या नहीं। वो खिड़की से उतरकर सहन में खड़ा हुआ था। जैसे ही मीरा ने खिड़की से झांका, उसने फ्लाइंग किस देते हुए मीरा को बाय बाय कहा था। मीरा ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। कितना बेशर्म और नरर है, खुद तो मरेगा, मुझे भी रुमान भाई के हाथों से मरवाएगा। मीरा अपने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए अपनी खिड़की का पर्दा सेट करके वापस बेड पर आकर बैठ गई थी, मगर इसका दिल अब भी सौ की स्पीड से धड़क रहा था। मेरा बेटा, मैं ज़रा साथ वाली पड़ोसन की तीमारदारी के लिए जा रही हूँ, मीरा की माँ मीरा के रूम में आकर उसे बता रही थी। जी अम्मी ठीक है। मीरा सोफे पर आलती पालती मारकर बैठी हुई अपना टेस्ट याद कर रही थी। मीरा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो इसलिए परेशान मत होना, और जब मीरब उठे तो उसे भी नाश्ता बनवा देना। फिलहाल तो तुम्हारे भाई साहब भी अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए, वरना मैं उसका नाश्ता दकिया से बनवा कर जाती। अब उठेगा तो मुझे घर पे ना पाकर घर को सर पर उठा लेगा। मगर बेटा, मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है कि पूरे मोहल्ले में एक वही तो है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम्हारे भाई के डर से तो मैं कोई दोस्त बनाती नहीं हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि सारी दुनिया फराडिया है और सब लोग हमें गलत नज़रों से ही देखते हैं। पता नहीं ये कलसूम आंटी पर उसने कैसे यकीन कर लिया था। कलसूम वही पड़ोसन थी जिसका रुमान शाह की माँ आज पता करने जा रही थी। वो काफ़ी नेक खातून थी और पहली नज़र में ही वो रुमान शाह के दिल को बहुत अच्छी लगी थी। इसीलिए जब से वो लोग इस सोसाइटी में आए थे, ले देखकर रुमान शाह की माँ की एक ही दोस्त और बहन और सहेली थी। मेरा कलसूम आंटी की तबीयत बहुत ख़राब है, हो सकता है मुझे उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़े, तो अगर तुम्हारा भाई उठ जाए तो उसका नाश्ता भी जकिया से कहकर रेडी करवा देना। जकिया उनके घर की मुलाजमा का नाम था जो किचन का काम करती थी। अपनी माँ की सारी बात सुनकर मीरा ने हाँ में सर को हिलाते हुए अम्मी जी अम्मी जान कहा था। रुमान शाह नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गया तो गीला टॉवल सोई हुई मीरब के मुंह के ऊपर फेंक दिया था। मीरा बेचारी गीला टॉवल मुंह पर लगने से हड़बड़ाकर हाय अल्लाह जी कहती हुई बेड पर उठकर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग महारानी साहिबा, गुस्ताखी माफ, मैंने आपकी नींद में खलल डाल दिया। रुमान शाह अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए था, मीरब के सामने खड़ा था। आज उसने स्पेशल तौर पर छुट्टी की थी सिर्फ मीरब को टॉर्चर करने के लिए। अब वो मीरब को पहले सुबह की पहली डोज दे रहा था। मीरब शाह सोए हुए इंसान को कोई इस तरह से जगाता है। रुमान शाह, गुस्ताखी माफ महारानी जी, आप हुक्म कीजिए कि आपको किस तरह से उठना पसंद है। आपका ये अदना गुलाम आपको इसी तरह से उठाया करेगा। मीरब शाह, क्या आप रात को तैयारी करके सोते हैं कि सुबह उठते ही आप मुझ पर इस तरह से तंज करना शुरू कर देंगे? रुमान शाह, नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि सुबह उठते ही नए नए आइडियाज़ मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। और अब तुम ये इंस्पेक्टर बनकर मुझसे सवाल करना बंद करो और 1 मिनट से पहले अपनी ये शक्ल धोकर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। शाह, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, मैं बहुत जल्द अम्मी से सीख लूँगी और फिर आपको बना दिया करूँगी। मीरा बेचारी तंज के डर से पहले ही सफाई पेश कर रही थी। पहली बात तो ये कि मैं बिना बना बनाया हूँ, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नाश्ता बनाकर मुझे देना है। और दूसरी बात यह कि फोहड़ लड़की, तुम्हें कोई काम आता भी है या हर काम में शाह मुझे ये करना नहीं आता, शाह मुझे वो करना नहीं आता? कभी अपनी ज़बान से ये भी फूट लिया करो कि तुम्हें कुछ करना आता भी है। और मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। 1 मिनट से पहले किचन में जाओ और मेरे लिए नाश्ता बना कर लेकर आओ। लेकिन शाह, अभी तो मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है और कल आपके दबाने से मेरे हाथ का जख्म फिर से ताज़ा हो गया है। मीरब नज़र झुकाए हुए मुजरमों की तरह खड़ी हुई बोल रही थी। तो एक काम करो, हाथ को कमरे में छोड़ के चली जाओ, मगर नाश्ता तो फिर भी बनाना पड़ेगा। शाह, अगर हाथ कमरे में छोड़ कर जाऊंगी तो नाश्ता कैसे बनाऊं? मीरा बेचारे रुमान शाह की बातों और डर से इतनी घबराई हुई थी कि उसे यह भी समझ नहीं आया था कि भला बंदा हाथ छोड़कर नाश्ता कैसे बना सकता है। उसने जुमले पर गौर ही नहीं किया था। जैसे दिमाग तुम अपने मेके में छोड़कर यहाँ पर रहकर मेरा दिमाग खा रही हो, इसी तरह हाथ कमरे में छोड़कर जाकर नाश्ता बना दो। मीरब को नाश्ते के नाम पर कुछ भी नहीं बनाना आता था, मगर फिर भी रुमान शाह का हुक्म था तो मानना तो मीरब पर फर्ज था।
महारानी साहिबा वॉशरूम से तशरीफ बाहर ले आइए या आपके लिए स्पेशल बग्गी भिजवानी पड़ेगी जो महारानी साहिबा को वॉशरूम से किचन तक का अजीम सफ़र करवाएगी। मीरा वॉशरूम में टूथब्रश कर रही थी मगर रुमान शाह की तानों वाली आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। जी शाह, बस ब्रश करके आ रही हूँ। जिस मीरब की सुबह आंख नहीं खुलती थी, उसकी माँ उसकी मिन्नतें कर कर के उसे बिस्तर से बाहर निकालती थी। आज उस मीरब का इस्तकबाल गीले तौलिए ने किया था और माँ की मोहब्बत भरी आवाज़ के बजाय रोमांशा के ताने सुनकर मीरब की हसीन सुबह की शुरुआत हुई थी। महारानी जी, मैं डाइनिंग टेबल पर जा रहा हूँ, अब ज़रा अपनी बग्गी पर बैठकर जल्दी से तशरीफ़ ले आइए। रोमांशा रूम से जाते जाते भी मीरब को ताना देकर चला गया था। मीरब नफ़ी में सर हिलाते हुए ये सोचकर रह गई थी कि आखिर इसने ऐसी क्या गलती कर दी है जो शाह रोज़ ही उठकर उस पर तानों की बरसात शुरू कर देते हैं। रोमांशा रूम से बाहर आया तो मेरहा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अपना नॉवल नॉवल नोश फरमा रही थी। मेरे हाय, मेरा बच्चा कैसा है? रोमांशा अपनी बहन के पास जाकर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला था। उसका हाल पूछकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा बेटा, आप सुबह सुबह ये नॉवल लेकर मत बैठा करें। नॉवल पढ़ने का भी कोई टाइम होता है। आज के बाद मैं सुबह सुबह आपके हाथ में नॉवल न देखूं। जी भाई, सॉरी। मेरहा की मन मनाई मिनमिनाई थी आवाज़ आई थी। गुड। रुमान शाह ने अपनी बहन को शाबाश दी थी। अब रुमान शाह ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई थी क्योंकि जब भी वो टेबल पर आता तो हमेशा उसकी अम्मी जान उसे टेबल पर ही मिलती। अम्मी जान कहाँ है? रुमान शाह ने मेरे हाथ से पूछा था। अम्मी जान कलसूम आंटी के घर गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी शायद ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकी और हो सकता है अम्मी जान को उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, इसलिए अम्मी लेट आएंगी। और अम्मी ने मुझे कह दिया था कि मैं आपका और मेरे भाभी का नाश्ता तैयार करवा दूँ। अब आप बता दें आप क्या खाएंगे, मैं अभी जकियाबाजी से कहकर आपका नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। मिरहा ने बिना सांस लिए ही एक ही सांस में सारा कुछ रुमान शाह को बता दिया था। रिलैक्स रिलैक्स, सांस भी ले लिया करो। रुमान शाह ने हंसते हुए हाथ के इशारे से उसे रोका था। मिरहा को इतनी स्पीड में बताते हुए देखकर वो हंस रहा था। मीरब ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई अपने बालों को खोलकर ब्रश से कंघी कर रही थी। वो ब्रश करते हुए साथ में हाथ को हिलाकर सीसी कर रही थी क्योंकि उसके हाथ में सच में बहुत दर्द था। क्योंकि कल रुमान शाह की शर्ट पर बटन लगाते हुए पता नहीं कितनी बार गुस्से से उसने मीरब के हाथ को दबाया था, जिसकी वजह से मीरब का जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। मगर इस दुश्मन जान ने तो पलट कर बेचारी का हाल भी नहीं पूछा था। सारी रात भी दर्द ने उसे सुकून से सोने नहीं दिया था। अब रुमान शाह सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए मीरब से नाश्ता बनवा रहा था। हालांकि रुमान शाह को आइडिया था कि जितने नाज नखरों थे उसके घर वालों ने इसको पाला है, उसका नाश्ता बनाना नहीं आता। मगर वो रुमान शाह था जो अपनी जिद के आगे कुछ और नहीं देखता था। अब उसके दिमाग ने सोच लिया था कि वो मीरब को सुकून की सांस नहीं लेने देगा, तो उसने अपनी सोच को हर हाल में पूरा करना था। मीरब कंघी करके जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई तो मेरहा ने बहुत खुशदिली से उसका वेलकम किया था। हाय भाभी, आइए बैठिए, मैं अभी आपका नाश्ता बनवा देती हूँ। देखिए बाजी, इधर आओ, भाई और भाभी का नाश्ता बना दो। मेरा बच्चा, आपको अगर नाश्ता करना है तो आप भी यहीं पर बैठे। आज का नाश्ता आपकी भाभी जान बनाएगी। नहीं भाई, मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ। मगर भाभी नाश्ता क्यों बनाएंगी? एक तो अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, और दूसरा अम्मी जान बोल कर गई हैं कि मैं जकियाबाजी से कहकर आप दोनों का नाश्ता बनवा दूँ। नहीं, मुझे तो अपनी प्यारी बीवी के हाथ का नाश्ता करना है, तो इसलिए नाश्ता तुम्हारी भाभी बनाएगी। रुमान शाह मिरहा के सामने इतना स्वीट बनकर शाह बोल रहा था जैसे कि मीरब से इसे बहुत प्यार हो और मीरब के हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए वो बहुत बेताब हो। बेचारी मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके भाई पर बेवक्त प्यार का भूत कैसे सवार हो गया था। मीरा को अपना नॉवल कंप्लीट करना था, इसलिए वो वहाँ से काम करने के बहाने खिसक कर अपने रूम चली गई थी। मिस वर्ल्ड, अपने मुबारक कदम किचन में ले जाओ और मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। मीरब के हाथ दर्द हो रहा था, वो बताना चाहती थी मगर माशाह के चेहरे के तासुरात देखकर चुपचाप किचन में चलती हुई आ गई थी। मीरब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाए और कैसे बनाए। मीरब ने फ्रिज खोल कर अंदर झांक कर देखा। अंदर डबल रोटी, अंडे, दूध और बहुत सारे फल रखे हुए थे। मीरब कुछ देर फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर खड़ी रही थी। उसके बाद उसने सोचा कि ब्रेड सेक कर साथ में चाय बनाकर नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि मीरब को अंडा तक तो बनाना आता नहीं था। अंडा दूर की बात, उसने तो कभी अपना कदम भी किचन में नहीं रखा था। उसके लिए ये सब कुछ नया और बहुत मुश्किल था। महारानी साहिबा, नाश्ता मेरे पास आ जाएगा या मैं खुद नाश्ते के पास आऊँ? रोमांशा ऊंची आवाज़ में बोला था। खुद ही नाश्ते के पास आ जाए, मीरब धीमी आवाज़ में बोली। वो धीमी सी कही गई बात रोमांशा के कानों तक पहुंच गई थी। हाँ, कहाँ है मेरा नाश्ता? आ गया मैं। रोमांशा की अचानक आवाज़ से मीरब दो कदम डर कर पीछे हुई। जो यूट्यूब से देख रही थी कि अंडे की इजी रेसिपी। माशाल्लाह, निकम्मी लड़की को अंडा बनाना भी नहीं आता, वो भी यूट्यूब से पूछ रही है कि अंडा आसानी से कैसे बनता है। इतना तो मुझे भी आता है, तुम मुझसे ही पूछ लेती। मीरब काफ़ी शर्मिंदा थी।
अपनी चोरी पकड़ी जाने पर। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे बनता है इजी इजी अंडा। रुमान इजी को खींच कर बोला, नहीं नहीं शाह, मैं बना लूंगी, नजर आ रहा है जो तुम बना लोगी। चलो अब अपने इन नकम्मे हाथों से फ्रिज में से दो अंडे लेकर आओ और उसे तोड़कर एक बाउल में डालो। मीरब जल्दी से गई, फ्रिज में से दो अंडे लेकर आई और उसे शेल्फ पर रखकर अंडों को तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो अब? शाह, अंडे तोड़ने के लिए नाइफ ढूंढ रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, इतनी कमी, अंडे को बाउल के साथ ठोकर लगाकर तोड़ लो। मीरब ने उसकी बात पर अमल करते हुए अंडे को तोड़ डाला, जो बाउल में तो नहीं गिरा मगर पूरे फर्श पर फैल चुका था। और मीरब अंडे का एक सिरा हाथ में लिए हुए कभी शाह को तो कभी फर्श पर पड़े हुए अंडे को देख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, लड़की, अंडा तोड़ने को कहा था, फोड़ने का नहीं। सॉरी शाह, दूसरा अंडा तोड़ लेती हूँ। मीरब ने बिना रुमान शाह का जवाब सुने जल्दी से शेल्फ से दूसरा अंडा उठाया और उसका भी वही हशर किया जो अभी पहले वाले अंडे का हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही रेसिपी थी जिसको तुम बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रही हो। अब फ्रिज में से एक और अंडा लो, उसके बाद एक और अंडा लाना। इस तरह फ्रिज में जितने भी अंडे पड़े हैं सबको बारी बारी लाकर यहीं पर फोड़ देना और उसके बाद उसके ऊपर नमक मिर्च डालकर अच्छी तरह हल करना और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देना। और फिर जब ऑमलेट तैयार हो जाएगी तो यहाँ पर बैठकर तुम ही खा लेना, क्योंकि ये जानवरों वाला खाना मैं तो नहीं खाता, मगर मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मीरब रुमान शाह के तंज पर रोने लगी। एक तो बेचारी शर्मिंदा थी कि उसे कुछ भी करना नहीं आता, ऊपर से रुमान शाह की तंजिया नजरें और तंज करती जबान से उसकी आंखें भर आई थी। अब ये इश्कबारी तुमने किस लिए शुरू कर दी है? जैसे कि मैं तुम पर बहुत जुल्म कर रहा हूँ। जुल्म तो तुमने किया है इन बेचारे अंडों पर, रोना तो इनको चाहिए। रोमांचा ऊंची आवाज से बोला तो मीरब और तेजी से रोना शुरू होगी। ये क्या हो रहा है किचन में? तुम लोगों ने क्या हशर बना दिया है मेरे किचन का? तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अचानक से रोमांचा की माँ की आवाज़ इन दोनों के कान में पड़ी तो इन दोनों ने चौंक कर मुड़कर पीछे देखा, जहाँ पर खड़ी हुई रोमांचा की माँ गुस्से से लाल पीली होकर खड़ी हुई थी। अपने किचन की खराब हालत देखकर वो सर को पकड़ के रह गई थी। अम्मी जान, मैं अंडा बना रही थी तो वो ज़मीन पर गिर गया है। मीरब ने जल्दी जल्दी बात को कवर करने की कोशिश की थी। माँ, रुमान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अम्मी जान, मैं इसको अंडे की रेसिपी बता रहा था। हाँ, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों का अंडा काफ़ी अच्छा बना है, हमारे किचन को काफ़ी पसंद आया है। अब अगर तुम लोगों का अंडा बन गया हो तो अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ और अपना हशर ठीक करो। तुम लोगों के कपड़ों पर अंडों की छींटें पड़ी हुई हैं, पूरे घर में अंडों की खुशबू फैला रखी है। तुम दोनों जाओ अपने रूम में और चेंज करो, मैं किचन साफ करवा के तुम लोगों का नाश्ता बनवाती हूँ। हद है, मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर गई हूँ और तो तुम लोगों ने किचन का हशर नशर कर दिया है। आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या बनेगा। रुमान शाह की माँ मुंह में बुड़बुड़ाते हुए किचन के अंदर दाखिल हुई थी और जकिया को आवाज़ें दे रही थी। जकिया, किचन में आओ और आके फर्श से अंडे को साफ करो। आज मेरी बहू और बेटे ने फर्श पर ऑमलेट तैयार किया है। और मीरा किधर है? इसको जब मैं बोल कर गई थी कि तुम दोनों का नाश्ता तैयार करवा दे तो उसने क्यों तैयार नहीं करवाया? रुमान शाह की माँ को मिरहा पर गुस्सा आ रहा था। अब रुमान शाह की माँ का गुस्सा मिरहा पर था। अम्मी जान, उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही अब मैं मिरहा की जिम्मेदारी हूँ। वो मेरा नाश्ता क्यों तैयार करवाए? मैं अब आपकी बहू की जिम्मेदारी हूँ, तो इसको बताएं कि ये मेरी जिम्मेदारी को उठाना सीखे। रुमान बेटा, इसे थोड़ा टाइम दो, सीख जाएगी सब कुछ और रखा करेगी तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल। कब सीखेगी और मैं कितना टाइम दूँ इसको? इसके बचपने के लिए मेरे पास फजूल टाइम नहीं है। इसको बोलें कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाया करे, जिस तरह आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आगाह करती हैं। बेटा, अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ परफेक्ट चाहिए था तो फिर रुखसती में कुछ और दिन इंतज़ार कर लेते, ताकि वो तुम्हारे मुताबिक सब कुछ सीख कर आती। अम्मी जान, क्यों आप हर बात सिर्फ मुझ पर ही लागू करती हैं? अब मुझे रुखसती में ताख़िर करने का कह रही हैं? अगर ये मैडम इश्क में फना होकर अपनी नसें नहीं काटती तो इसका सर फिरा भाई मिरहा को अगवा करके ज़बरदस्ती मुझसे इसका निकाह नहीं करवाता तो इस मुसीबत को रुखसत करके मुझे अपने घर लाना ही नहीं पड़ता। मिरहा रुमान शाह की इस बात पर आंखें भरकर रोने लगी। मीरब रुमान शाह की इस बात पर आंखें भरकर रोने लगी थी, क्योंकि उसे हमेशा रुमान शाह के मुंह से अपनी मोहब्बत के लिए तंज ही सुनने को मिलता था। वो भी इंसान थे, उसका दिल भी रुमान शाह की बातों से दुखी हो सकता था। कब तक वो दुश्मन जान की बातों को बर्दाश्त करती? मीरब, अब तुम क्यों रो रही हो? तुम रुमान की ज़रा ज़रा सी बातों पर रोना मत शुरू कर दिया करो। इस तरह तो ये तुम्हें हमेशा कमज़ोर समझेगा और हमेशा तुम पर चिल्लाता रहेगा। बेटा, अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो और इसको इसके चिल्लाने का जवाब दिया करो।
इसको ये बताया करो कि ये तुम पर इस तरह से नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। अपने हक के लिए बोलकर इसे एहसास दिलाया करो। और अब जाओ रूम में और कपड़े चेंज करो और अच्छी तरह से तैयार हो। बीमारों के जैसा अपना हुलिया बनाया हुआ है, कहीं से भी तुम लगती हो कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मीरब रोमान शाह के जाने से पहले ही रूम में चली गई थी, जबकि रोमान शाह की माँ अभी भी रोमान शाह की क्लास लगाए हुए खड़ी थी। रोमान शाह अपनी अम्मी जान से अपनी खातर तवाज़ा करवाने के बाद मीरब के लिए अपने दिमाग में गुस्सा लिए हुए रूम में आया था। मीरब ड्रेसिंग के सामने कपड़े चेंज करके खड़ी हुई अपनी सास का हुक्म मानकर तैयार हो रही थी। मीरब ने पर्पल कलर का प्लाजो और उस पर काम वाली कुर्ती पहनकर कांधे पर बड़ा सा दुपट्टा लटकाया हुआ था, जिसके चारों तरफ कट वर्क की पट्टी लगी हुई थी। कानों में छोटे छोटे टॉप्स और गले में मैचिंग चेन पहन रखी थी। लिपस्टिक के नाम पर सिर्फ हल्का सा ग्लोव लगाया हुआ था। रोमांचा रूम के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी पहली नज़र मीरब पर ही पड़ी थी, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। मगर रोमान शाह तो इस वक्त अपनी माँ की बातों से तपा हुआ रूम के अंदर आया था। मीरब को घूरते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसने सोफे पर फेंक दी थी, क्योंकि उसकी शर्ट पर भी अंडे की कुछ छींटें पड़ गई थी। तुम अम्मी जान से बोल नहीं सकती थी कि मेरी कोई गलती नहीं? अंडे तो तुमने तोड़े हैं। वहाँ पर मुंह में दही जमाकर खड़ी हुई थी। जवाब दो, क्यों नहीं अम्मी जान के सामने बताया कि मेरी गलती नहीं थी? मीरब के जवाब न देने पर रोमान शाह का गुस्सा और भी बढ़ गया था। यार, वो घड़ी ही मनहूस थी जब मैं मॉल में तुमसे टकराया। बस कीजिए शाह, अब आप मुझसे इस तरह से बात नहीं करते थे। शट अप, अपना मुंह बंद रखो। बल्कि बेहतर है इस वक्त तुम मेरी नज़र से दूर हो जाओ। वो गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखे हुए एक हाथ से अपने सिर को दबा रहा था। शाह, अब आप मुझे यूं धुतकार नहीं सकते। क्यों, अब तुम में कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं? क्योंकि शाह, अब मैं आपकी बीवी हूँ। मीरब ने अपनी सास की कही हुई बात पर अमल करते हुए दोहराया था। अच्छा, तो फिर बीवी होने के सारे हकूक़ का भी पता होगा? रोमान शाह ने अच्छा पर जोर देते हुए पूछा। मीरब रोमान शाह के तेवर देखते हुए घबरा गई थी और 1 मिनट से पहले उसकी बत्ती गुल हो गई थी। इतना कॉन्फिडेंस जो जमा करके इतना रोमान शाह से ये सब बोलने की हिम्मत की थी। रोमान शाह की एक ही बात मीरब का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया था। जो मीरब की तरफ बहुत गहरी नज़रों से देखता हुआ उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा रहा था। मुझे अम्मी जान बुला रही हैं। वो घबराकर रूम का दरवाज़ा खोलकर भागने लगी। रोमान शाह मीरब के इरादे को भांपते हुए मीरब के सामने आन खड़ा हुआ। कहा, पहले अम्मी जान के बेटे की बात सुनो। और उसे बाजू से खींचकर बेड पर फेंका। शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीवी हो मेरी यार, तुम्हारे हकूक अदा करने लगा हूँ। शाह, आप ऐसा नहीं कर सकते, मीरब ने कांपती हुई आवाज़ से कहा और बेड पर से रखते हुए पीछे की तरफ होने लगी। रोमान शाह ने मीरब को वापस अपनी तरफ खींचा और खुद उसके ऊपर झुक गया। कर सकता हूँ, दांतों के पीसते हुए बोला था। वो शौक है ना मेरी बीवी बनने का? तो चलो आओ, आज तुम्हें शोहर के सारे हकूक बताता हूँ। पूरी तरह से बीवी तो तब बनोगी ना जब मेरे सारे हक अदा करोगी। उसके बाद तुम भी सारे हकूक ले लेना मुझसे। बहुत ही फॉर्मल अंदाज से बोला। मीरब के दोनों हाथों को पकड़कर बेड ग्राउंड से पिन किए हुए मीरब की गर्दन के पर झुका हुआ था। रोमान के होंठों का लम्स मीरब की गर्दन पर लगने से मीरब का वजूद हल्का हल्का कांपने लगा। शाह, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। मीरब कांपते हुए लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर बोली और खुद को रोमान की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। रोमान अपने दांत मीरब की गर्दन पर गाड़ते हुए कब उसका प्यार सख्ती में बदल गया उसे एहसास न हुआ, क्योंकि बीवी होने के हकूक नहीं लेने। रोमान शाह खुमारदार लहजे में बोला। शाह, मुझे दर्द हो रहा है। मीरब कुछ देर पहले गर्दन पे दी हुई तकलीफ को महसूस करते हुए बोली। होने दो दर्द, जो दर्द तुमने मुझे दिए हैं अब इनकी भरपाई का वक्त है। रोमान शाह उसके नाजुक से वजूद को अपने कसरती बदन में छुपाए हुए था। रोमान शाह के लंबे चौड़े जिस्म के आगे मीरब, जो इस एज में भी 12 साल छोटी थी और देखने में भी बहुत नाजुक और बहुत दुबली पतली थी, मीरब तो रोमान शाह के नीचे नजर ही नहीं आ रही थी। रोमान शाह के इतने नज़दीक आने से मीरब का शर्म और रोमान शाह के वजन से बुरा हाल था। सांस गले में अटकी हुई थी। अंदर वाली सांस बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी और बाहर वाली सांस अंदर जाने को तैयार नहीं थी। मीरब ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि इस बंदे का गुस्सा जितना खतरनाक है, प्यार इससे भी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित होगा। शाह, प्लीज़ मुझे जाने दें। रोमान शाह उसके ऊपर ही लेटा हुआ, उसकी गर्दन पर अपने लम्स छोड़कर मीरब की सांसों को तंग किए हुए उसकी जान का अजाब बना हुआ था। शाह, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? नहीं, रोमान शाह ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए ऐसे ही जवाब दिया था। शाह, आपको क्या हो गया? आप ऐसे तो नहीं थे। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अपनी बीवी होने का हक चाहिए था ना? अब जब मैं अपना शौहर होने का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तुम्हारी सांसें तुम्हारे गले में क्यों अटक रही हैं? शाह, मैंने ऐसे तो हकूक नहीं मांगे थे। वो शर्म से लाल होती हुई नज़रें घुमाकर दीवार को देखने लगी थी। तो फिर तुम्हें कैसे हकूक चाहिए? क्या चाहती हो महारानी साहिबा? आज तुम मुझे खुल कर बताओ। वो अब भी उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन किए हुए उसके ऊपर ही बुरजमान होकर
लेटा हुआ था। मैं चाहती हूँ मेरी तारीफ करे, मुझसे बहुत सारा प्यार करे। वो झिझकते हुए अपनी बात रुमान शाह के सामने रख रही थी। माशाल्लाह, मेरी इतनी सी कुर्बत है, तुम्हारी रंगत जर्द हो गई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम्हें यरकान का अटैक हुआ हो। और अपनी इन बेतरतीब सांसों को देखो और सोचो कि अगर रुमान शाह का गजब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अगर मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी ज़ुबान में बहुत सारा प्यार करूँगा तो मर जाओगी। और वैसे भी रुमान शाह का टेस्ट इतना ख़राब नहीं कि वो तुम्हारे मुंह लगकर तुम्हें बहुत सारा प्यार करे। वो झटके से इससे दूर होकर खड़ा हो गया था। ये तो सिर्फ तुम्हारी सज़ा का एक हिस्सा था, और जब जब मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा और उसे मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी तरफ से अपने लिए सज़ा समझना। तुम रुमान शाह के प्यार की मुस्तहिक नहीं हो। वो जाता जाता मीरब के दिल पर अपने जहरीले तीर छोड़ कर गया था। खुद तो जाकर वॉशरूम में बंद हो गया था, मगर मीरब वहीं पर पड़ी हुई आंसू बहाती रह गई। शाह, क्यों मैं आपकी मोहब्बत की मुस्तहिक नहीं हूँ? क्या कमी है मुझ में? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं आपके दिल पर दस्तक नहीं दे पा रही? क्यों मैं आपके दिल के बंद दरवाजे नहीं खोल सकती? ऐसा क्या है आपके दिल में जिसके डर से आप मुझे अपने दिल में दाखिल ही नहीं होने देते? वो रोते हुए अपने मुंह तकिए में छुपाए हुए सोच रही थी। रुमान शाह बाहर आया तो एक साइड पर आकर आराम से लेट गया, जैसे उसने तो कोई दिल दुखाने वाली बात की ही ना हो। मीरब की तकिए में चेहरा छुपाए हुए थी, मगर फिर भी इसकी हल्की हल्की सिसकियां रुमान शाह के कानों तक पहुंच रही थी। मगर वो दुश्मन जान बहुत आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा था। थोड़ी देर खामोशी के बाद रूम का दरवाज़ा बजा था और जकिया की आवाज़ आई, रुमान भाई और मीरब बाजी, आप दोनों को बड़ी बीबी जी बुला रही हैं नाश्ते के टेबल पर। आप आ जाएं, हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं। रुमान शाह ने बेड पर लेटे हुए ही जवाब दिया था, चलो उठो, अगर अगर तुम्हारा मातम ख़त्म हो गया हो तो अम्मी जान नाश्ते पर बुला रही हैं। मुझे नहीं जाना, ये अदाएं मुझे मत दिखाओ। तुम मेरी मनपसंद बीवी नहीं हो जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगा। शाह, मुझे पता है कि मैं आपकी मनपसंद बीवी नहीं हूँ। बार बार मुझे मत बताया करें, क्योंकि बार बार अपनी तारीफ सुनकर बुरा लगता है। वो तंजिया नजरों से उसे देख रहा था। उसकी तरफ करवट लेकर तकिए पर कोहनी टिकाए अपने सर को अपने हाथ की सपोर्ट दिए हुए लेटा हुआ मीरब पर तंज कर रहा था। मीरब ने अपने मुंह आंखों से बाजू को हटाकर गुस्से से नजरें घुमाकर रुमान शाह की तरफ देखा था। रुमान शाह ने अपने दोनों आईब्रो उठाकर अपनी आंखों से उसे इशारा करते हुए उठने का कहा था। चलो, अम्मी जान इंतजार कर रही हैं, मुझे भूख नहीं है। मीरब ने जवाब देकर फिर से बाजू अपनी आंखों पर रख लिया था। मीरब, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कमरे के अंदर क्या चल रहा है, इसका अंदाज़ा मेरी माँ को नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी जान ज़रा से भी परेशान हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए ये सारे तमाशे रूम के अंदर रखना। बाहर जाकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, जैसे एक नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ रखते हैं। शायद सच बताएं, हमारे दरमियान नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है? मेरा सवालिया नजरों से रुमान शाह की तरफ देखकर पूछ रही थी। 5 मिनट पहले नॉर्मल जैसा सब कुछ बनाने तो लगा था, मगर तुम्हारी तो सांसें बंद होने लगी थी। कहो तो अभी बना दूं तुम्हारा और मेरा रिश्ता नॉर्मल। उसने रिश्ता नॉर्मल को खींचते हुए कहा था। मीरब ने नफ़ी में सर को हिलाते हुए अपनी नज़रें दूसरी जानिब कर ली थी। दोबारा इस तरह से हकारत से नज़रें फेरी तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। रुमान शाह मीरब के करीब होकर उसकी जबड़े को अपने हाथ से पकड़कर जोर से दबाए हुए था। शाह, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ें। मैंने गुस्से से नजरें फेरी थी, हकारत से नहीं। तुम्हें गुस्से करने का हक भी नहीं है, वो चिल्लाया था। शाह को मीरब का इस तरह से नजरें फेरना महक याद दिला गया था। झटके से उसके चेहरे जबड़े को छोड़ता हुआ खड़ा हुआ था। चलो मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर, और अपनी शक्ल पर मुस्कुराहट लाओ, ताकि अम्मी जान को लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। मीरब की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसने हैरत से रुमान शाह की तरफ देखा। वो रोते हुए बेड से उठकर खड़ी हुई अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मैंने कहा, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मेरी अम्मी जान के सामने तुम खुश नजर आनी चाहिए हो। शाह, आप इतने जालिम क्यों हो? क्यों आप इतने सख्त दिल हैं? क्यों मेरी मोहब्बत आपके दिल की इन सख्त दीवारों को तोड़ नहीं पा रही? आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर तो देखें, मैं खुदा की कसम आपके कदमों में बिक जाऊंगी। वो रोते हुए रुमान शाह के पास आकर खड़ी हुई बड़ी इल्तिजाई नज़रों से बोल रही थी। उसके रोने में रुमान शाह को पाने की इतनी तड़प थी कि कोई और होता तो कसम से 1 मिनट में पिघल जाता। महक ने अपनी बेवफाई से रुमान शाह के दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि मीरब की मोहब्बत पर महक की नफरत भारी पड़ रही थी। तुम ये डायलॉग रात को बोल लेना, आज मेरी ऑफिस से छुट्टी है। फिलहाल चलो, अम्मी जान तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मीरब की बात को नज़रअंदाज करता हुआ रूम के हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाकर दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गया। मीरब नम आंखों को साफ करते हुए नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर
اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جی جی بہن جی انشاءاللہ بہت جلد میرب اور رومان آپ لوگوں سے ملنے آئیں گے۔ رومان شاہ ٹیبل پر پہنچا تو اس کی ماں پہلے سے ہی میرب کی ماں سے بات کر رہی تھی۔ میرب کی ماں میرب کے آنے کا پوچھ رہی تھی، اور رومان شاہ کی ماں وعدہ بھی دے چکی تھی کہ رومان اور میرب ملنے کے لیے آئیں گے۔ حد ہے امی جان، آپ کہنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا کریں، مجھے نہیں جانا اور نہ ہی میں اس کو جانے دوں گا۔ فون بند ہوتے ہی رومان شاہ نے خراب موڈ سے اپنی ماں سے کہا، کیوں نہیں جانا تمہیں، اور اسے کیوں نہیں جانے دو گے؟ مجھے نہیں جانا کیونکہ مجھے اس کے گھر جانا پسند نہیں ہے، اور اس کو میں نے اس لیے نہیں جانے دینا کیونکہ اس کو بہت زیادہ عشق کا بخار چڑھا ہوا تھا، تو اب شادی ہو گئی ہے اور یہ ٹک کر اپنے گھر میں رہے۔ کیوں، جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا ان کا میکے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے؟ رومان شاہ کی ماں نے ناراض منہ بنا کر کہا تھا، امی جان رومان چپ کر جاؤ، ہر بات میں میرے ساتھ زبان درازی مت کیا کرو۔ رومان شاہ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے ہی اس کی امی نے اپنا حکم صادر کر دیا کہ کل میرب کو لے کر اس کے مائکے جانا ہے۔ حالانکہ رومان شاہ کی ماں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زبان درازی کبھی نہیں کرتا، بس رومان پر اپنا روپ ڈال کر میرب کو اس کے مائکے بھیجنے کے لیے اس کی ماں نے یہ حربہ استعمال کیا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ رومان شاہ چپ کر کے ناشتہ کرنے لگا، بس بیچ بیچ میں میرب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بیچاری میرب نے یہ ساری بات کی ہو۔ ہاں جی جناب، کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہو کر بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ سب تم دونوں کی مہربانی ہے کہ تم دونوں نے میری بدتمیزیاں برداشت کی اور میرے ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ میں نے اپنی جو حالت کر لی تھی وہاں پر تو اپنے گھر والے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ احمد رومان شاہ ڈاکٹر شاہزیب سے کہہ رہا تھا۔ آج احمد کا علاج مکمل ہو چکا تھا اور اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آج احمد کے ساتھ رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہزیب کے لیے بھی بہت خوشی کا دن تھا کہ آخر وہ اپنے دوست کو پھر سے ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی کہ تم ہمیں اپنی فیملی نہیں سمجھتے۔ رومان شاہ احمد کی بات کا جواب دیا، نہیں یار، میرا وہ مقصد نہیں تھا، میں تو بہت خوش ہوں کہ مجھے تم دونوں کے جیسے دوست ملے جنہوں نے مجھے اس نشے کی دلدل سے باہر نکال لیا، ورنہ کتنے لوگ تو اس دلدل میں پھنس کر واپسی کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ ہر کوئی میرے جیسا خوش نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہزیب جیسے دوست نہیں ملتے۔ خوشی سے احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ ایک بازو ڈاکٹر شاہزیب کے گلے میں ڈالے اور دوسرا رومان شاہ کے گلے میں ڈالے ہوئے اپنے دوستوں سے گلے مل رہا تھا۔ چل چھڈ دے یار، ہون کی روا کے ساتھ لویں گا، چلو یار چھوڑ دیا، اب کیا رلا کے سانس لوگے۔ رومان شاہ کی مادری زبان پنجابی تھی اور رومان شاہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے اکثر جب وہ بہت خوش ہوتا تو اپنی پنجابی زبان میں جملے بول جایا کرتا تھا۔ حالانکہ احمد اور شاہزیب کی زبان پنجابی نہیں تھی، شاہزیب پٹھان تھا تو اس کی زبان پشتو تھی، احمد مہاجر تھا تو اس کی زبان اردو سپیکنگ تھی، مگر تینوں بچپن کے دوست تھے تو اس لیے ایک دوسرے کی تھوڑی بہت زبان سمجھ جایا کرتے تھے۔ مسئلہ تو رومان شاہ اور ڈاکٹر شاہزیب کا تھا، کیونکہ احمد تو اردو سپیکنگ تھا، اس لیے احمد کی زبان تو دونوں کو سمجھ میں آ جاتی تھی۔ یہ تینوں لاہور میں اکٹھے ایک ہی جگہ پر رہتے تھے اور ایک ساتھ ہی اسکول جایا کرتے اور پھر ایک ساتھ ہی ان لوگوں نے کالج میں پڑھائی شروع کی۔ پھر وقت نے کروٹ لی تو احمد کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے ماموں کے بعد کراچی شفٹ ہو گیا اور ڈاکٹر شاہزیب اور رومان شاہ وہیں پر رہ گئے۔ اس کے بعد رومان شاہ کے باپ کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ کراچی آ گیا۔ اس طرح احمد اور رومان شاہ ایک بار پھر مل گئے۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر شاہزیب اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنی آگے کی ٹریننگ کے لیے کراچی جناح ہاسپٹل میں آ گیا، جہاں پر اس نے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی اسٹارٹ کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ شاہزیب کی ترقی ہوتی گئی اور آج ڈاکٹر شاہزیب کا شمار بہت سینئرز میں ہوتا تھا، ایک بہت کامیاب بزنس مین بن چکا تھا جس کا خود کا بزنس 10 ملکوں میں ورک کر رہا تھا۔ مگر احمد کچھ خاص ترقی نہیں کر سکا کیونکہ احمد کے مالی حالات پہلے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے اور اب تو وہ اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا، ایک آفس میں نارمل سے امپلائی کی جاب کرتا تھا، لیکن ان کے امیری غریبی نے کبھی ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ پلان کے مطابق آج دوپہر کو یہ تینوں اکٹھے ہوئے اور خوب جشن کا ماحول بنا کر ان لوگوں نے انجوائے کیا۔ بہت ساری گپیں لڑانے کے بعد اب وہ اپنے بچپن کی باتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے کہ رومان شاہ کے موبائل پر اس کی امی جان کا فون آ رہا تھا۔ السلام علیکم جی امی جان، رومان تم گھر کب تک آؤ گے؟ امی جان میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ آج میں آفس سے سیدھا اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جاؤں گا کیونکہ مجھے احمد اور شاہزیب کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا ہے۔ کیا بات ہے امی جان، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اپنی ماں کی افسردہ آواز کو پہچانتے ہوئے رومان شاہ پوچھ رہا تھا۔ شاہزیب تمہارے ساتھ ہے؟ جی امی جان، خیریت؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ تم نے میرا کے نکاح کے بارے میں شاہزیب کو نہیں بتایا تھا؟ امی جان پہلی بات تو میں یہ بات کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور دوسری بات یہ کہ شاہزیب کو پتہ ہے میرا کے نکاح کے بارے میں۔ اب آپ سسپینس ختم کر کے مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ شاہزیب کے گھر والے میرا کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، شاہزیب کے لیے۔ کیا
रोमान शाह ने हैरानी से कहा, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था? नहीं अम्मी जान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो मैं ज़रूर आपको बताता। आप फ़ोन बंद करें, मैं ज़रा शाहजेब से बात करके आपको बताता हूँ। शाहजेब और अहमर आपस में गप्पें लड़ाकर हंस रहे थे कि रोमान शाह फ़ोन पर बात करके वापस इनके पास आया और उसके तेवर काफ़ी बदले हुए थे, जिसको दोनों ने नोट किया। हैरियत किसका फ़ोन था जो सुनकर चेहरे के जाविये इस कदर बदले हुए हैं? अहमर मजाक कर रहा था। लगता है कि भाभी जान का फ़ोन होगा और उन्होंने शॉपिंग की लंबी चौड़ी लिस्ट सेंड की होगी, इसलिए नवाब का मूड ख़राब हो गया है। शाहजेब हंसते हुए बोला, शाहजेब तुम्हारे घर वाले मेरे घर पर मेरी बहन का रिश्ता मांगने गए हुए हैं, इस बात का तुम्हें पता था? रोमान शाह ने काफ़ी सर्द लहजे से पूछा। यार आराम से बात करो, क्या हो गया है? अहमद रोमान शाह की सख्त और गुस्से वाले अंदाज को देखकर घबरा कर खड़ा हो गया था। रोमान शाह, शाहजेब मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें पता था? शाहजेब, हाँ पता था। रोमान शाह, तुम्हें मिरा के निकाह के बारे में भी पता था, फिर तुमने रिश्ता भजवाने की जरूरत कैसे की? शाहजेब, यार तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम बहुत जल्द मिरा को से निकाह से आज़ाद करवा दोगे। रोमान शाह, अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना, मैं तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता रहा और तुम मेरे ही घर पर घात लगाए हुए थे। शाहजेब, रोमान शाह अकल के नाखन लो, मैंने तुम्हारे घर एक इज्जतदार आदमी की तरह रिश्ता भेजा है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से तुम मुझे यूं जलील करो। यार मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम दोनों बैठकर आराम से बात करो। दोनों को तलक कलामी करते हुए देखकर अहमद बीच में कूदा, मुझे उसके साथ कोई बात नहीं करनी है। रोमान शाह ने दो टोक जवाब दिया, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? हद है यार, किसी के घर बाइज्जत तरीके से रिश्ता भिजवाना कब का जुर्म हो गया है? डॉक्टर शाहजेब भी गुस्से में आ गया। तुमने अपनी उम्र देखी है, मेरी उम्र की हो तुम, और तुम मेरी बहन से शादी की ख्वाहिश रखते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहाँ लिखा है कि एज डिफरेंस हो तो शादी नहीं हो सकती या रिश्ता नहीं भिजवाया जा सकता? रोमान शाह, इतने पढ़े लिखे होकर कैसी जाहिलों जैसी बातें करते हो? और जिससे निकाह के बारे में तुम इस वक्त बात कर रहे हो, उस एसीपी की एज तो मुझसे भी ज़्यादा है, वो तो मुझसे भी कोई 2-3 साल बड़ा है। तो जब उसके लिए ये निकाह जायज़ हो गया है तो फिर मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने उस कमीने के साथ भी अपनी बहन का ना तो निकाह करवाया है और ना ही एक्सेप्ट किया है। तुम्हें सब पता है कि जिन हालात में निकाह हुआ था, और अब अम्मी जान का हुक्म है कि मिरा को उसके साथ ही रुखसत किया जाएगा। और तुम एक बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अपनी अम्मी जान का हुक्म भी नहीं टाल सकता, इसलिए इस कमीने को बतौर बहनोई कबूल करना मेरी मजबूरी है। रोमान शाह की इस जुमले से शाहजेब के अंदर चुभन क्षण से कुछ टूटा था। शाहजेब का दिल टूट गया। रोमान शाह के जुमले थे, उसने कितने ख्वाब सजाए थे मिरा के लिए अपनी आंखों में। वो गुस्से से रोमान शाह की तरफ देखता हुआ बड़े बड़े कदम उठाता हुआ गाड़ी की तरफ चला गया। अहमर बेचारा तो आवाज़ें देता रह गया, मगर उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। रोमान यार, उसने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया जिसका तुमने इस तरह रिएक्ट किया है, अब तुम उसकी तरफदारी करोगे? रोमान शाह ने गुस्से से अहमर की तरफ देखा। यार बात तरफदारी की नहीं है, तुम भी मेरे दोस्त हो, वो भी मेरा दोस्त है, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। तुम दोनों में से जो गलत होगा मैं उसको ही बोलूँगा। इस वक्त जो तुमने किया वो गलत था, वो तुम्हारी बहन में इंटरेस्टेड था तो इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। वो शादी करना चाहता था और किसी को पसंद करना या उससे शादी करना कोई गुनाह या गलत बात नहीं है। गलत तब होता जब वो गलत नज़र से देखता, मगर शादी का इरादा ना रखता। मगर वो तो मिरा की पढ़ाई का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही मुकम्मल हो तो वो तुमसे बात कर सके, मगर कभी इसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि वो खुद से तुमसे बात कर सकता, क्योंकि तुम्हारा यही वाला एटीट्यूड उसे तुमसे बात नहीं करने देता था। अब जब निकाह हुआ तो तुमने उसे यही कहा था कि तुम अपनी बहन को उस एसीपी के साथ रुखसत नहीं करना चाहते, तो उसने अपने माँ बाप को भी इसलिए भी शायद भेजा होगा कि कहीं फिर से मिरा का रिश्ता तुम लोग कहीं और ना कर दो। तो इस तरह तुमने उसकी तौहीन की है और उसका ये रिएक्ट गलत नहीं था। अहमद के समझाने पर रोमान शाह ठंडा पड़ गया था। उसे भी एहसास हुआ कि उसने शाहजेब के साथ गलत कर दिया है, तो वो ये बात यहाँ पर रह कर हल करता। इस तरह से जाने का मतलब क्या है? यार वो यहाँ पर कैसे खड़ा रहता? इस वक्त इसका दिल टूटा है और इस दर्द को तुमने और मैंने दोनों ने फेस किया है। तो ज़रा सोचो इस वक्त हमारी क्या हालत थी, तो तुम फिर भी संभल गए थे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा दी थी। तो ऐसे में उसका इतना रिएक्ट बनता है। संभल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा सारी बात को, मगर इस वक्त उसका दिल टूटा है और उसे मेरी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। जाओ संभालो उसे और मेरी तरफ से माजरत करना। अगर मुझे पहले आइडिया होता तो शायद मैं कुछ
کچھ کر سکتا اس کے لیے، مگر اس وقت کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرا کا نکاح ہو چکا ہے، نہ تو امی جان اس کا نکاح کو توڑنا چاہتی ہیں اور نہ ہی وہ کمینہ ACP اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے معذرت کے، جو میں نے غلط جملے شاہزیب کو بولے ہیں ان کے لیے، شاہزیب کو بولے گئے جملوں کے لیے۔ رومان شاہ اپنے دل میں بہت ندامت محسوس کر رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔